हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं आज छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का सहकारिता तथा बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 के तहत किसे प्राथमिक बैंक माना जाएगा? तो भूमि विकास बैंक को जो है प्राथमिक बैंक माना जाएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के तहत कोई सोसाइटी उधार प्राप्त कर सकती है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 36 के तहत कोई सोसाइटी जो है उधार प्राप्त कर सकती है। तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 19(2) क के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता है तो उसके द्वारा आवेदन किए जाने के कितने दिवस के अंदर उस सोसाइटी के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा? तो 30 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सरकार को सोसाइटी के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 95, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। धारा 95 में सरकार को सोसाइटी के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का 10वां अध्याय किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का 10वां अध्याय अधिकरण का गठन से संबंधित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को उसकी प्राप्ति से 14 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित केंद्रीय सहकारी बैंक, किसी नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है तो उसे कितने रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है? तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए जुर्माने का उल्लेख किया गया है? तो 1960 की धारा 75 में जो है विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए जुर्माने का उल्लेख किया गया है, धारा 75 में। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सोसाइटी के परिसमापन का उल्लेख है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। धारा 69 में सोसाइटी के परिसमापन का उल्लेख है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में सम परीक्षा फीस का वर्णन मिलता है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 में सम परीक्षा फीस का वर्णन मिलता है। धारा 58 में। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 57 के तहत अभिलेखों आदि का अधिग्रहण करने की शक्ति किसके पास है? तो अधिग्रहण करने की जो शक्ति है रजिस्ट्रार के पास होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार यदि कोई अधिकारी वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने में असमर्थ होता है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसे कितने वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो रजिस्ट्रार द्वारा जो है उसे 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 के अनुसार प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाने के लिए किसे 14 दिवस पूर्व सूचना देगी? तो उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार, उपरोक्त दोनों को 14 दिवस पूर्व सूचना देगी। किसी सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण रद्द या समापन करने से संबंधित धारा कौन सा है? तो किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण रद्द या समापन करने से संबंधित धारा है धारा 18 क, धारा 69, उपरोक्त सभी जो है संबंधित धारा है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत निम्न में से किस व्यक्ति को सोसाइटी का सदस्य बनाया जा सकता है? पहला है, कोई व्यक्ति जो भारतीय संविदा अधिनियम 1887 की धारा 11 के अधीन संविदा करने को सक्षम हो। दूसरा दिया है, किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य। कोई लोक न्यास जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। तो तीनों को 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी को जो है सदस्य बनाया जा सकता है इसमें से। देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत यदि रजिस्ट्रार सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार करता है तो इसके कारणों सहित सोसाइटी को सूचना कितने दिवस के अंदर प्रदान किया जाएगा? तो इसके कारणों सहित सोसाइटी को जो है 30 दिवस के अंदर प्रदान किया जाना चाहिए सूचना जो है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा के तहत सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित
से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जा सकता है, तो धारा 15 के तहत जो है इसका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। देखिए धारा 15 के तहत किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10 के तहत सोसाइटी के वर्गीकरण में शामिल है? ऑप्शन दिया है साधारण सोसाइटी, राष्ट्रीय सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, विपणन सोसाइटी। तो 1, 3, 4 यहाँ पर सही होगा, साधारण सोसाइटी और संसाधन सोसाइटी और विपणन सोसाइटी। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में विपणन सोसाइटी की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 2 का थ में विपणन सोसाइटी की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा में बहुप्रयोजन सोसाइटी की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो धारा 2 का ध में बहुप्रयोजन सोसाइटी की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। किसी व्यवसाय से होने वाले लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति को इंगित करने के लिए तैयार किए गए विवरणों को क्या कहते हैं? तो किसी व्यवसाय से होने वाले लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति को इंगित करने वाले विवरणों को वित्तीय विवरण कहा जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू हुआ? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA जो है वर्ष 2000 में लागू हुआ। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, वर्ष 2000 में सन 2000 में लागू हुआ। सहकारी बैंक से भिन्न कोई अन्य सहकारी समिति अपने नाम के भाग के रूप में या अपने कारोबार के संबंध में किस शब्द का प्रयोग नहीं करेगी? तो ऑप्शन दिया है बैंक, बैंक कर, बैंककारी, उपरोक्त सभी शब्द का जो है प्रयोग नहीं करेगी। आर्थिक खुफिया परिषद EIC का गठन किस वर्ष किया गया था? आर्थिक खुफिया परिषद EIC का गठन जो है 1990 में किया गया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, वर्ष 1990 में किया गया था। आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष कौन है? आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री। पहला ऑप्शन में दिया है वित्त मंत्री। देखिए वित्त मंत्री, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। किस धारा के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंकों का समपरीक्षा करता है? तो धारा 30 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंकों का समपरीक्षा करता है। वित्तीय खुफिया इकाई का गठन किस वर्ष हुआ था? वित्तीय खुफिया इकाई का गठन ऑप्शन है 2005, 2004, 2002, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2004 में वित्तीय खुफिया इकाई का गठन किया गया था, वर्ष 2004 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 10 का संबंध है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 10 का संबंध है प्रबंध एजेंट के रोजगार व प्रबंध और कुछ रूपों पर प्रतिबंध। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत अधिनियम का प्रवर्तन निलंबित करने का अधिकार किसके पास होगा? तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत अधिनियम का प्रवर्तन निलंबित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास होगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के धारा 28 के अनुसार जानकारी प्रकाशित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो जानकारी प्रकाशित करने की शक्ति जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय बैंक, उपरोक्त दोनों के पास होती है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकों को लेखा और तुलना पत्र कब तक तैयार करने होते हैं? तो 30 जून तक तैयार करने होते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के किस धारा में लेखा और तुलन पत्र का उल्लेख किया गया है? तो धारा 29 में लेखा और तुलना पत्र का उल्लेख किया गया है, धारा 29 में। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत सहकारी भूमि में बंधक बैंक निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो सहकारी प्रत्यय सोसाइटी। तीसरा ऑप्शन में दिया है सहकारी प्रत्यय सोसाइटी के अंतर्गत आता है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा के तहत बैंकों को वैधानिक तरलता अनुपात SLR बनाए रखने के लिए आवश्यक बनाता है? तो धारा 24 जो है इसका राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन में दिया है धारा 24।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा तनावग्रस्त संपत्तियों के संबंध में निर्देश जारी करने की आरबीआई की शक्ति से संबंधित है? तो धारा 35AA। देखिए धारा 35AA जो है इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट और खाते की प्रतियां किसको भेजा जाएगा? तो बैलेंस शीट और खाते की प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। बैलेंस शीट और खाते की प्रतियां रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी के मामले में बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधान कार्यालय का प्रबंधक या एजेंट के द्वारा किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 में संशोधन कब हुआ था? मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 में संशोधन कब हुआ था? 2005, 2009, 2012 उपरोक्त सभी में इसका संशोधन हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग के निम्न में से कौन से चरण हैं? प्लेसमेंट, लेयरिंग, एकीकरण, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग के उपरोक्त सभी जो है चरण हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के उपरोक्त सभी जो है चरण हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ। पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। 1 जुलाई 2005 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 लागू हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति अमेरिका देश से हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति अमेरिका देश से हुई है। आधार आधारित केवाईसी करने पर एक वित्तीय वर्ष में कितने का निवेश किया जा सकता है? आधार आधारित केवाईसी करने पर एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख का निवेश किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन में देखिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिकतम कितने रुपया तक की मुआवजा प्रदान करेगी? तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जो है 5 लाख तक रुपए की मुआवजा प्रदान करेगी। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की कितनी शाखाएं हैं? तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की 4 शाखाएं हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में दिया है 4। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की 4 शाखाएं हैं। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। दूसरा ऑप्शन सही होगा। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है कार्य करता है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की प्राधिकृत पूंजी कितनी है? निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की प्राधिकृत पूंजी है 50 करोड़। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम किसकी सहायक कंपनी है? तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है। आगे देखिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भारत किस वर्ष सदस्य बना? तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है भारत 2010 में सदस्य बना। आगे देखिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया है पेरिस। पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वर्ष 1989 में अस्तित्व में आया। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारा नया वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।